आपने बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर कई शहरों की कहानी सुनी होगी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह की आबादी कितनी है, किस धर्म के लोग रहते हैं, सरकारी नौकरियों में किस धर्म के कितने लोग हैं और इस जगह के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। इसको एक लंप सम में डेमोग्राफी कहा जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ताजा रिपोर्ट आई जो ये कहती है कि भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है और इस रिपोर्ट के बाहर आने से महाराष्ट्र में हलचल तेज है। TISS की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की संख्या तेजी के साथ बढ़ी, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का खतरा पैदा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में जहां पर मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो कि 2011 में घटकर 66% पर पहुंच गई। अब मुसलमानों की आबादी में साल 1961 में 8% से बढ़कर 2011 में बढ़ोतरी 21% तक की हुई, यानी कि उछाल दर्ज किया गया। और अगर ये रुझान इसी तरीके से बरकरार रहा तो एक ऐसा एस्टिमेट है कि जब हम 2051 तक पहुंचेंगे, 2051 तक पहुंचेंगे, तो हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। टिस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं और यही वजह है कि अवैध अप्रवासी फेक वोटर आईडी और बाकी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट करती है। मुंबई की झुग्गियों में अवैध अप्रवासियों की भीड़ बढ़ चुकी है, जिससे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर एक तरीके का प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, असहनीय दबाव बढ़ रहा है और सरकार के पास इसका डेटा तक नहीं है। मुंबई के जो स्थानीय लोग हैं और अप्रवासी समुदाय हैं, उनके बीच आर्थिक असमानताओं की वजह से सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। इस स्टडी में 50% महिलाओं की तस्करी की बात भी सामने आई है। ये सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। साथ ही खबर यह भी है कि 40% अप्रवासियों ने बांग्लादेश में अपने घर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हर महीने भेजे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शिक्षा और स्वच्छता, साथ ही बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं भी अप्रवासियों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से प्रभावित हो रही हैं। मानखुर्द, कुर्ला और गोवंडी में अप्रवासियों की भीड़भाड़ से बिजली और साथ ही पानी की आपूर्ति का संकट पैदा हुआ है। साथियों, जो टिस की रिपोर्ट आई है वह बेहद चौंकाने वाली और सचेत करने वाली रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी 51% घट जाएगी और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे अवैध घुसपैठ की घटनाएं जो है बढ़ रही है। रोहिंग्या मुसलमान जो है वह बढ़ रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से इस देश में लाने का काम वो पार्टियां कर रही हैं। वो पार्टियां उनका वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवाने का काम कर रही हैं, जो जिनके ये वोटर बैंक बनते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल चिंतनीय विषय है और भविष्य में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ विपक्ष की पार्टियों द्वारा यह किया जा रहा है। ये सर्वे सच है या झूठ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन विषय अगर ऐसा रहेगा तो ये गंभीर है। अगर मुझे लगता नहीं है कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी और बांग्लादेशी की संख्या बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता भी है, अगर ऐसा रहेगा भी, तो केंद्र सरकार का मुझे निषेध करना चाहिए। अब इसी के बाद एक और जानकारी सामने आई जिससे यह खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोटों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के लिए 180 से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं और इन एनजीओज ने न केवल मुंबई में 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एनजीओ के लोग मुस्लिम समुदाय के बीच जाते हैं, उन्हें समझाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया जाता है। कहने को ये एनजीओ इसीलिए जागरूकता फैला रहे हैं ताकि मुस्लिम मतदाता अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, लेकिन अंदर खाने इन सभी एनजीओ की कोशिश यही है कि सभी मुस्लिम मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करें। इन इस्लामी संगठनों ने पिछले कुछ महीनों में मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच पहुंच बनाने के लिए कई अभियान चलाए हैं और इस दौरान सैकड़ों बैठकें की।
इसके साथ सूचना सत्र को आयोजित किया और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब इन एनजीओज के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर एक एनजीओ जिसका नाम है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इसको लेकर की गई है। इस मराठी मुस्लिम सेवा संघ, जो कि खुद को एक एनजीओ बताता है, वो जिस तरीके से पर्चे मुसलमानों के बीच बांट रहा है उसके बारे में आपको जरूर सुनना चाहिए। यह है वो एनजीओ का पेपर जो इस वक्त मेरे पास है। इसमें क्या क्या लिखा है आपके लिए स्क्रीन पर भी है, लेकिन पढ़ के बता देती हूं। यह है मराठी मुस्लिम सेवा संघ का पेपर और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है फकीर मोहम्मद ठाकुर। क्या लिखते हैं इसमें? वो लिखते हैं कि क्या आप शरीयत में दखल अंदाजी करने वालों को वोट करेंगे? क्या आप सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करवाने वालों को वोट करेंगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करेंगे? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी थोपने वालों को वोट करेंगे? क्या आप मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट करेंगे? क्या आप वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करेंगे? क्या आप हम पर सीएए, एनआरसी थोपने वालों को वोट करेंगे? क्या आप हमारी बेटियों के सरों से हिजाब को खींचने वालों को वोट करेंगे? क्या आप गुस्ताखे रसूल के साथ खड़े होने वाले पार्टीज को वोट करेंगे? क्या आप मस्जिद में घुस के मारने वालों के साथ खड़े होने वाले पार्टियों को वोट करेंगे? क्या आप हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को वोट करेंगे? क्या आप बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ने वालों को वोट करेंगे? क्या आप बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को बगैर सुनवाई जेल में डालने वालों को वोट करेंगे? क्या आप हमारे उलेमाओं पर झूठे मुकदमे करने वालों पर वोट करेंगे? क्या आप मुसलमानों के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने वालों को वोट करेंगे? क्या आप बुलडोजर से हमारे मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ने वालों को वोट करेंगे? जरा सोचो, अगर ऐसा करोगे तो आप में और मुनाफिकों में क्या फर्क रह जाएगा? ये तो वो सवाल हैं जो इस एनजीओ के पेपर में लिखे गए और इनको मुसलमानों के बीच बांटा गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, इसके नीचे ये लिखा है कि हम आपसे विनती करते हैं कि होने वाले इस इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाइए। ये है वो एनजीओ का पेपर। दरअसल ये जो एनजीओ है वो बेसिकली पपेट्स हैं कुछ राजनीतिक दलों के, और इसमें अब आप ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर कुछ लोग सिर्फ इसीलिए म्यूट स्पेक्टेटर बने रहते हैं क्योंकि वो लोग उनके सपोर्टर बन जाते हैं और सिर्फ चंद सीटों के, चंद वोट्स के लिए, कुछ वक्त की सत्ता के लिए कुछ लोग इस तरीके की तरकीबों को अंजाम देते हैं और ये खतरा बहुत बड़ा है।